नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी ना किसी ऐसी ख़ास शख्स से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे ख़ास मेहमान प्रोफेसर ओपी नेहरा जी, सीनियर साइंटिस्ट चौधरी चरण सिंह, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। आप सीनियर साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद साहब, शुक्रिया साहब। सभी का जो श्रोतागण है उनका भी धन्यवाद। आज मुझे मौका मिला आपसे रूबरू होने का, बातें करने का। इसके माध्यम से संसार में जो सुन रहे हैं तो उनको भी मैं बताने की कोशिश करूँगा जो औषधीय पौधे हैं जो हमारे यहाँ काश्त किए जा सकते हैं या उगते हैं, उन्हें क्या उपादेयता है, उपयोगिता है जी, कहाँ कहाँ वे काम आते हैं। जी जी जय। दर्शकों, आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं ये सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं। इनकी मेहनत और जज्बे को सैल्यूट है, सलाम है। किसी युवा में भी इतना जोश नहीं नज़र आएगा। एक साक्षात्कार के लिए, हमारे साथ समय व्यतीत करने के लिए हमने एक प्रार्थना की और हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए इस हीट वेव की तपती दोपहरी में आप जितने ये पौधे देख रहे हैं, औषधीय पौधे देख रहे हैं, डॉक्टर साहब बहुत सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हैं, पसीनों से तरबतर हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो हम जानना चाहते हैं आपकी जो बतौर विशेषज्ञ औषधीय पौधे जो खेती है उस विषय के विशेषज्ञ की बतौर विशेषज्ञता आपकी यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं। आपका थोड़ा जीवन के बारे में दर्शक जानना चाहते हैं, कहाँ से आपके जीवन यात्रा ये शुरू हुई। जी डॉक्टर साहब। मेरा लगाव तो औषधीय पौधों से, पेड़ पौधों से शुरू से ही रहा। मेरा जो जन्म है वो खेती बाड़ी खेत में हुआ है। मेरा गांव मोहब्बतपुरा हिसार ज़िले के अंदर, और मैंने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से बीएससी ऑनर्स, एमएससी और पीएचडी यहीं से किया हुआ है। और मेरा जो हाई स्कूल लेवल है मंडी आदमपुर से, मेरा वो टर्निंग पॉइंट रहा साहब। मेरी मेरिट को कायम करने का उस संस्था का बहुत ज़्यादा शुक्रिया है। मुझे अच्छे अध्यापक मिले थ्रू आउट लाइफ, अच्छे गाइड मिले, गुरुकुलों का सानिध्य रहा मेरा। और 1994 में जब से मैंने पीएचडी की, उसके बाद में 1 साल बाद में मेरी पोस्टिंग हर्बल गार्डन औषधीय पौध संभाग में हो गई जी। वहाँ मैंने सारे हिंदुस्तान भर से, चाहे पर्वतीय क्षेत्र था, चाहे साउथ इंडिया था, चाहे मध्य भारत था, या हरियाणा के यहाँ के लोकल जो है जितनी नर्सरीज है, वहाँ मैंने पौधे ला करके उनको कंधों पर, सिर पर रख करके हर्बल गार्डन एस्टैब्लिश किया। वो यूनिवर्सिटी एचएयू का गेटवे ऑफ इंडिया जैसे होता ना, ऐसा कहलाता है। वहाँ सभी जो बाहर से आए विदेशों से हमारे देश के साइंटिस्ट वहाँ इकट्ठे होते हैं। वहाँ वीट, बार्ले, कॉटन, औषधीय पौधों की सभी की हमारी लेबोरेटरीज है। मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, चाहे किसान मेला हो, चाहे और कोई एक्टिविटी हो, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा रिसर्च का। जी डॉक्टर साहब। मेरा वहीं से, मेरे वैद्य महावीर प्रसाद जी आयुर्वेदाचार्य थे, उन्होंने मेरे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न कर दी थी कि औषधीय पौधों के साथ में आप अपना जीवन लगाएं और कोई और अच्छी से अच्छी बात हो किसानों को और यहाँ जो रहते हैं निवासी उनको बतलाने की पूरी कोशिश करना। मेरा जो है शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहाँ मैं लेक्चर देने औषधीय पौधों पर ना गया हूँ। जी डॉक्टर साहब, आपकी जो सफलतम यात्रा है, जिस प्रकार से आपने बताया कि आप हरियाणा के प्रत्येक ज़िलों में अपने गेस्ट लेक्चर औषधीय पौधों पर आप देने के लिए जाते हैं। आपने एचयू में भी बहुत बेहतरीन अपनी सेवाएं दी हैं। हमारे सामने इस टेबल पर अनेकों औषधीय पौधे नज़र आते हैं। आपने हर्बल पार्क की भी बात की। मुझे लगता है कि प्रत्येक ज़िले में सरकार की हिदायतों अनुसार हर्बल पार्क बना तो दिए गए, लेकिन उनकी केयर, उनको मेंटेन करने में कहीं ना कहीं, देखभाल करने में कहीं ना कहीं कोताही रही। बतौर विशेषज्ञ आप, आम नागरिक जो इस इंटरव्यू को लाखों लोग दर्शक देखेंगे, हम जानना चाहते हैं औषधीय पौधे होते क्या हैं, किस प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ उनका उपयोग किया जा सकता है। डॉक्टर ओपी नेहरा जी। धन्यवाद सर जी। पिछले वर्ष 10 अक्टूबर को हमारे एचएयू यूनिवर्सिटी के अंदर किसान मेला था, तो उसके अंदर माननीय हमारे
मुख्यमंत्री जी, वाइस चांसलर साहब और कृषि मंत्री दलाल साहब, डॉक्टर कंबोज जी, डॉक्टर मनोहर लाल जी, उस टाइम हमारे ये जो स्टॉल था उस पर आगे उन्होंने भी दैनिक जागरण अखबार में, दैनिक भास्कर अखबार में और ट्रिब्यून अखबार में मेरा जो फोटो दी है और संदेश दिया जी है, डॉक्टर। वो साहब मेरे ज़िंदगी में एक पीएचडी डिग्री देने बराबर है। जी डॉक्टर साहब। उन्होंने वो हेडलाइन उस टाइम डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर जी। ये करके संदेश दिया था ताकि लोग अपनाए। जी। और ये हमेशा शाश्वत रहने वाले पौधे हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों में, तकलीफ़ों में, दुख दर्द में हमारा शायद रात के टाइम में इतने तारे नहीं आसमानी जितने हमारे औषधालय खुल गए जी हैं, डॉक्टर। औषधि दुकानें खुल गई हैं, जी। छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक जी। शायद सभी की दवाएं चलती हैं। जी डॉक्टर साहब। तो ऐसी स्थिति में ये औषधीय पौधे ये एक मिल करके, दो भी मिल करके, तीन चारों को मिला करके भी जी। बहुत यानी अच्छी से अच्छी दवाएं बनाई जाती जी हैं। डॉक्टर। जितनी औषधीय पौधों की पद्धतियां चल रही हैं उसमें आयुष है, जी। जो आयुर्वेदा है, जी। एलोपैथिक है, जी। उसमें जो सर्पगंधा जैसा एक औषधीय पौधा है जो सभी प्रकार की बीमारियों में काम आता है। जी। अश्वगंधा है और शतावर है। ये इतने अनेकों अनेक औषधीय पौधे जो हमारे यहाँ चल सकते हैं, हमारी ज़मीन जलवायु के अनुकूल हैं। जी डॉक्टर साहब। इसमें अगर ये किसान अपनाता है तो और उनको मार्केटिंग फैसिलिटीज़ मिल जाती है जी डॉक्टर साहब। तो लोग वो दिन दूर नहीं कि इसको अपनाने की कोशिश भी करेंगे, इनकी देख रेख भी रखेंगे। बगैर देखे रखे बाग भी उजड़ जाता है अगर माली रखवाली ना रखे तो। जी डॉक्टर साहब। सिर्फ लगाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, जी। उसको मेंटेन संभाल के चलना जी। और आगे उनका प्रचार प्रसार करना, जी। लोगों को दिखलाना बतलाना। जी। ये हर जिले के अंदर, हर स्थान पर, ब्लॉक में ये हो सकता संभव। जी। लोग तैयार हैं इस काम के लिए। जी। बस बशर्ते कि उनको मनासा, मंदसौर, नीमच जैसी मंडी मिल जाए बिक्री के लिए। जैसे अश्वगंधा की वहाँ एक एक जड़ बिक जाती है, ऐसा वहाँ हमारे चाहे वो बीज है, चाहे पत्ते हैं, चाहे जड़ है, जी। औषधीय पौधों के जो पांचों अंग हैं वे बिकने लायक हो जाएं, बिक जाएं तो किसान इसको अपनाने में भी कोई कोताही नहीं बरतेगा। जी। डॉक्टर साहब, हम इस मेज़ पर अनेकों औषधीय पौधे आपकी नज़रों से हम देख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा बताते चलें क्या वो पौधा है, क्या उसकी विशेषता है, क्या उसकी उपयोगिता है। जी डॉक्टर साहब। मेरे हाथ में एक अश्वगंधा पौधा विदानिया सोमनीफेरा के नाम से प्रचलित है। इसके सारे संसार भर में 11 नामों से ये प्रचलित है। जी डॉक्टर। अलग अलग देशों में अलग अलग कहा जाता है। और इसी के बारे में मैं कह रहा था, ये दो काम करता है। जी। इसके जो ऊपर के पत्ते जो दिखते हैं, ज़मीन अबाव ग्राउंड पोर्शन, जी। इसको साफ करके सुबह सैर करते टाइम में निवृत्त होकर के अगर लिए जाएं जी। साधारण पानी के साथ में, तो ये हमारे शरीर का जो वज़न, बेथाक वज़न होता है, बोरी की सी भरी होती है, उसको ठीक करने में मदद करता है। जी डॉक्टर। इसके पत्ते तो वज़न घटाने में काम आते जी। हैं, जबकि इसकी जड़ें जी। जो ज़मीन के नीचे होती हैं वो हमारे शक्तिवर्धक रूप में काम आती हैं। जी। वो जड़ें 5 प्रकार की छंटनी करके बांटी जाती हैं। जैसे हमारे हाथ पर 5 उंगलियां होती जी। हैं, ऐसे जो सबसे लंबी होती है बिना मोड़ वाली, और उसका सबसे अधिक रेट होता है गुंठे जैसी टेढ़ी मेढ़ी ज़्यादा मोटी, उसका सबसे कम रेट होता है जी। मनासा, मंदसौर, नीमच, ये मध्य प्रदेश की मंडियां हैं। जी। इतनी मंडियां हैं कि उनके भरी दुकानें मैंने खुद आभास किया और वहाँ से चलता है इनका रेट। जी। ये बहुत ही लाभदायक पौधा है।
ये जो इसको प्रयोग करेगा वो अश्व की तरह, घोड़े की तरह जी बन जाएगा। उसका शरीर ताकत की कोई कमी नहीं रहेगी। वजन बेथ्याग जो है, दकड़बोझ जिसको कहते जी। हैं, वो कम हो जाएगा। शरीर का भार कम हो जाएगा। धरती पर भी वजन कम हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब। बहुत लाभदायक पौधा है। इसके जो बेरीज लगती हैं पहले तो हरी होती जी। हैं, बाद में वो ललाई लाल रंगी हो जाती है, पीली हो जाती जी। हैं। उनमें बीज निकलता है। उस बीज से ये पौधा तैयार किया जाता है। जी डॉक्टर साहब। उसको लगाने का टाइम जैसे ही बरसात समय आएगा, अगस्त के आसपास, सितंबर तक इसको हम प्लान कर सकते हैं। इसकी प्लांटेशन जो है जी। नहीं लगाना। जी और ये अच्छी वैरायटी जो है ना, अश्वगंधा की वैरायटी इस बार हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने निकाली है 1 नंबर, जी। और बहुत ही काम की चीज़ है। और पहले तो जो जबलपुर यूनिवर्सिटी थी वहाँ से आता था, अब यूनिवर्सिटी हिसार ने निकाल दी वैरायटी, और किसान इसको अपना सकते हैं। समय पड़ा है और बिक्री का भी सरकार कह रही है कि हम प्रोवाइड करेंगे, देंगे किसानों को जो कोई इच्छुक है लगाएगा। 1 कनाल का, ऐसे 2 कनाल का बीज शायद सरकार ने अनाउंस भी किया था पीछे चीज़ें। ये अश्वगंधा डे मनाया गया था यूनिवर्सिटी में मार्च के अंदर जी। तो उस टाइम अनाउंस भी किया था कि लोगों में जागरूकता फैले। जी ये बहुत ही लाभकारी पौधा है। ये कहते हैं कि अगर आयुर्वेद पद्धति है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, जी इलाज की, अगर उसमें जैसे एक मनियारा जो चूड़ी ले करके टोकरी में जाता है, किसी ने डंडा मार दिया, पूछा उससे कि क्या है, बोला जी 1 डंडा मार दे और कुछ ही नहीं है। जी। इस अश्वगंधा का पौधा को आयुर्वेद से निकाल दें तो आयुर्वेद की और जो पौधे हैं इसकी बराबरी नहीं करते। सारा आधा तो यही संभाल रहा आयुर्वेद को। जी डॉक्टर साहब। हमारी अश्वगंधा रिष्ट जैसी दवाई जो सारे संसार में जाती है बोतलों में भर भर के, जी, वो इसी पौधे की देन है। आयुर्वेद के अंदर जो हमारे वैद्य धन्वंतरी थे, जितनी हमारी चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, आयुर्वेद है जी, उनमें सभी में इन औषधीय पौधों का वर्णन है। अगर इनको अपना लिया जाए तो मैं कहता हूँ वो दिन दूर नहीं कि हम इसके अंदर भी उच्चतम स्थान प्राप्त करेंगे। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इसके अलावा और मुझे अनेकों औषधीय पौधे नज़र आ रहे हैं, एक एक करके आप बताते चलें। बड़ा अच्छा आप ज्ञान दे रहे हैं और इससे लाखों दर्शक जो इस चैनल के माध्यम से आपके इस ज्ञान को सुनेंगे तो निश्चित तौर पर उनके जीवन में भी सुधार होगा और निश्चित तौर पर ये औषधीय पौधा जो पद्धति है इसको वो अपने दैनिक दिनचर्या में और खेती बाड़ी के उस उद्योग में भी। दूसरा पौधा एलोवेरा का है, घृत कुमारी, ग्वारपाठा जी, जिस नाम से जानते हैं लोग। इसके भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। मैं यहाँ इसकी प्रशंसा ये करूँगा कि इसकी जो फांक है जी, एक पौधे पर 8 से 10 फांकें लग जाती हैं और इसके हर एक फांक के दोनों ओर कांटे हैं जी। अगर उनको कांटों को गिना जाए तो इस संख्या में 24 मिलेंगे। जी डॉक्टर साहब। हमारे जो तिरंगा झंडा है उसमें अशोक चक्र है, उसको देखो तो उसमें 24 ताड़ियां हैं जी। वो हमारे देश की प्रगति का द्योतक है जी। हमारा झंडा हमारे देश की आन बान और शान है जी। ये औषधीय पौधा जो एलोवेरा है, घूकुमार है, ग्वारपाठा है जी, मुनव्वर जी, तो ये जो इसके जो 24 कांटे वो यूँ कहता है कि जो मुझे प्रयोग करेगा वो भी जीवन में सफल होगा। उसकी शुभ कामना करता हूँ उसके पूरे जीवन की। जी। हमारे जाड़े के अंदर, जाड़े का महीना जो दिसंबर जनवरी आता था, हमारे घरों में इसके फांक से गुद्दा निकाल करके और जितने बूढ़े बूढ़ी 60 साल से ऊपर उम्र वाले जी, इसका लड्डू बना के प्रयोग किया करते जाड़े के महीनों में, क्योंकि इसकी तासीर गर्म है और हमारे ओठों से लेकर के और पीछे तक की सारी हमारी जो नाली है, भोजन नली, उसको सारे को सफाई करता है और ये कई रोगों में काम आता है। जी जी डॉक्टर साहब। तो जनाब मैं ये कहता हूँ कि ये किसी के ईर्ष्या द्वेष हो जाती है, पड़ोसी कोई कार ले आया, कोई नौकरी लग गया, पड़ोसी के ईर्ष्या द्वेष हो जाती है, कोई जल जाता, आजकल आग बहुत लग रही है जी। अगर इसका जल लगा लिया जाए, जल जी, इसके पत्ते को तोड़ करके जी,
और ये जेल निकलेगा, इसको यूं फेर लो जी डॉक्टर साहब। तो ये चमड़ी को गोरा कर देता है और जो फलवा जो जलने से होता है उस ताप को कम करता है। जी इसकी जितनी भी सर्जरी करने से पहले क्रीम या पाउडर प्रयोग करते हैं डॉक्टर साहब, जो आपने वो ले जाते हैं सर्जरी के लिए, जी डॉक्टर तो सबसे पहले इसी की बनी हुई क्रीम जी और पाउडर वे प्रयोग करते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। जी डॉक्टर साहब। इसका ऊपर डंठल निकलता है एक, जी 4-5 फुट चले जाता है, उसका लोग सूप पीते हैं, वो 200 रुपये का एक कप मिलता है, जबकि चाय का प्याला हमारा 20 रुपये 10 रुपये के अंदर ही कॉफ़ी का प्याला जी डॉक्टर उससे 10 गुना ज़्यादा है। जी ये 2 बाई 2 फुट पर लगाया जाता है, सिर्फ सर्दी के महीने छोड़ कर के जी। इसको कभी भी प्लांटेशन की जा सकती है। पहले मुसलमान जो अपने डेड बॉडी को गाड़ने जाते थे, जी दफनाने जाते थे, उसकी मज़ार पर इस पौधे को एक को लगा दिया करते थे। जी इसको कंकरीली पथरीली ज़मीन में लगा दो तो चल जाएगा। जी। इसको विशेष रूप में कोई खाद की ज़रूरत नहीं, आरा को एलांगी जो राख है, चूल्हा की राख है, उसमें ही पनप जाता है। जी डॉक्टर साहब। और इसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है, गर्मी सर्दी में हरा भरा खड़ा रहता है। जी डॉक्टर साहब। इसके जो पत्ते के ऊपर एक हार्ड लेयर आ जाती है, जी। वो इसके पौधे से वाष्पीकरण क्रिया से जो पानी उड़ता है वो नहीं उड़ने देता। जी और हमारे यहाँ पहले साल में तो इसकी उपज कम होती है, जी दूसरे तीसरे साल में ट्रकों के ट्रक भर जाते हैं, इतनी ये पैदा देता है। जी क्योंकि एक फांक जो है ना 1-1.5 किलो की होती है जी और 8-10 फांकें लगती है, 10-15 किलो एक पौधे से। जी 10,000 पौधे 1 एकड़ में लगते हैं इसके। जी तो देख लो आप, इसको तोड़ने की विधि जो है ना, इसमें जेल ना निकले इसके अंदर। जी। राजस्थान में इसकी ब्याह शादी में इसकी सब्जी बनती है। जी डॉक्टर साहब। जब तक इसकी सब्जी ना बने तो वो ये लोग कहते हैं कि हमारा मज़ा नहीं आया, एलोवेरा ग्वार पट्टे की सब्जी नहीं बनी। क्या बात है। इतना प्रसिद्ध है ये। जी डॉक्टर साहब। ये कुछ मांगा कौन ही नहीं, कोई खर्चा नहीं इसके ऊपर, जी। और देने को बहुत कुछ देता, अपना सब कुछ लौटा देता जी है, डॉक्टर। समाज सेवा में लगा हुआ। जी। जब ये यूं कहता है कि मेरे को प्रयोग करने वाला जीवन में आगे आगे बढ़ेगा, जैसे हमारे झंडे में 24 ताड़ियां हैं, जी डॉक्टर साहब। वे हमारे देश की शुभ कामना करती, ये भी प्रयोग करने वाले को शुभ कामनाएं देता है कि मेरे को प्रयोग करे तो देखो सही। जी डॉक्टर साहब। जी जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा और मुझे अनेकों औषधीय पौधे नजर आ रहे हैं। जी जी डॉक्टर साहब। ये सतावर है, जी एस्पेरेगस। ये जिन महिलाओं के बच्चों को दूध पिलाने के लिए दूध नहीं होता, स्राव नहीं होता जी अपने ब्रेस्ट से, जी उन महिलाओं को, बेटियों को, माताओं को, ये उन बच्चों के लिए प्रेरणादायक प्राणदायक पौधा है। जी इसकी जड़ें निकलती है मूली के नीचे, एक पौधे के नीचे। 2 साल 3 साल बाद में निकालो, एक पौधे के नीचे से एक तसड़ा भर जाता है, इतनी जड़ें निकलती हैं। जी डॉक्टर 10-15 किलो लगाने में बड़ा आसान है। इसको घर के गेट पर लगा दो, पीछे लगवा दो, खेत में लगा दो। इसको सहारा देना पड़ता है, जब 1.5 फुट के करीब नहीं हो जाता है लगाने के बाद में, ये बीज से भी तैयार होता है और इसकी जो जड़ें निकलती हैं उससे भी तैयार हो जाता है पौधा। जी। अनुकूल है, इस पर भी बीज आते हैं। जो दिवाली का टाइम होता है उस टाइम हरे भरे होते हैं, और जब वो फागण का टाइम आता है, होली का, दुलंडी का, उस टाइम पक जाते हैं, वो ललाई रंगे होते हैं। उन बीजों से भी पौधे तैयार किए जा सकते हैं। और 2-2 मीटर के दूर पर लगा दो। इसको बांस का सहारा देना पड़ता है, रस्सी का सहारा देना पड़ता है, जी डॉक्टर। किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये अपने आप फिर बढ़ेगा नहीं ऊंचा। जी एस्पेरेगस रेसिमोसस। जी जी ये जो हमारे मेहंदी लगाने वाली होती है, जी इसको किसान अपने खेतों की बाउंड्री पर लगा सकता है। ये सुहाग भाग का प्रतीक, हमारी महिलाएं जितनी भी है वो अलग अलग जगह मेहंदी लगाती हैं। जी ये वो पौधा है जो सुहाग भागा है। दोबारा रिपीट करता हूँ, जी। हमारी जलवायु में अनुकूल है। सोजत नाम की जगह है, तो उससे सारी मेहंदी आती है, और वो हाथों में इतनी गूढ़ी दस्ती है, रंगी। और कोई ब्याह शादी का फंक्शन होते, कोई फंक्शन हो, जो शुभ लक्षण, उस टाइम मेहंदी से स्वागत होता। सब वो पौधा हमारे जी। खेतों में ब्रांचिंग होती है। इस पौधे को
पत्ते जो है नी धूप की बजाय छाया में सुखाए जाते हैं ताकि हरे भरे रहें। जी डॉक्टर जितनी हरे भरे होंगे नहीं उतनी ही अच्छी मेहंदी बनेगी। जी डॉक्टर मैं क्योंकि ये बाढ़ रूप में भी काम आ जाता है और उस जगह को काम में ले लें तो ये इकोनॉमिक्स भी देगा, जी जी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा किसान। मजबूत करेगा। डॉक्टर ओ.पी. नेहरा जी, जिस प्रकार से आप मेहंदी के पौधे के बारे में आप बता रहे थे, और आप क्या साझा करना चाहेंगे जानकारी, जो औषधीय पौधे हैं या ऐसे पौधे जो किसानों के लिए हानिकारक भी ऐसे कुछ पौधे होंगे, हाँ जी। उनके बारे में बताते चलें। जी डॉक्टर साहब। ये हानि भी करता है और हमारी फसलों में भी नुकसान पहुंचाता है। जी मानव मात्र में हमारी स्किन डिजीज़ जो है, स्किन त्वचा के ऊपर, मैं एक जिक्र कर रहा हूँ कांग्रेस ग्रास जी पाइथीनियम के बारे में। तो ये 60 साल पहले करीबन हमारे देश में आया था बाहर से। अब ये जितनी खाली स्थान है, खेत क्यार है, नहरें हैं, सड़कें हैं, नाला है, खाड़ा है, जी। रेलवे लाइन है और जो प्लॉट पड़े हैं तो उनके अंदर अपना आधिपत्य जमा चुका है। जी डॉक्टर साहब। ये जितना सांस की तकलीफ़ देता है, हमारी स्किन जो चमड़ी है उस पर जो एब्रेशंस वगैरह जो करता है, इससे ज़्यादा और ख़तरनाक कोई पौधा नहीं है। जी डॉक्टर साहब। मच्छर काट जाता तो उससे चली हुई झुंड वो ठीक हो जाती है, परंतु इसकी लगी हुई स्किन के ऊपर जो खाज खुजली हो जाती है, वो लहू बेशक निकल, जो खाज बंद नहीं होती, ऐसा घातक पौधा है ये। जी हमारी स्किन को डिस्टॉर्ट करता, ख़राब करता है। साथ में इसके जो परागण जो है नहीं वो हवा में उड़ते हैं, हमारे जो नाक के माध्यम से फेफड़ों में, सांस नली में जाते हैं, वो वहाँ तकलीफ़ देते हैं, खांसी, जुकाम, नज़ला। उसके लिए जी हमारी खेतों में जो फसलें खड़ी होती हैं उनका ये यानी जो न्यूट्रिशन जो पौधों को चाहिए, फसलों को, हमारी लगाई हुई फसलों को, उससे पानी भी खींचता है और जो न्यूट्रिएंट्स है, जी। आवश्यक पोषक तत्व जो 17 पौधों को चाहिए वो भी खींचता है। जी। साथ में इसके ऊपर जो इंसेक्ट जो हमारे उगाए हुए पौधों पर इंसेक्ट, वो इसी के माध्यम से पहले इस पर खुराक ले करके बड़े बनते हैं, वो फिर बाद में वहाँ नुकसान देते हैं। बीमारियों का घर है, तो ऐसी स्थिति में इससे सावधान होना बहुत ज़रूरी है। जी निप द ईवल इन दी बड, बुराई को शुरू में ही ख़त्म कर दो। सामूहिक प्रयास से ये दूर होगा। जी तो सामूहिक प्रयास में एक किसान तो अपने खेत से निकाल दे, दूसरा नहीं निकालेगा। ये 5 स्टेज के अंदर पौधा होता है। जी सबसे पहले तो इसके जो बीज है ना, जी। वो सफ़ेद फूलों में तैयार होकर के धरती पर गिर जाते हैं। जी जब भी उन बीजों को पानी मिलता है, चाहे नहर का, ट्यूबवेल का या बरसात का, जी वो तुरंत प्रभाव से उग जाते हैं। क्यों? ज़मीन मिल गई, पानी मिल गया, और क्या चाहिए। जी पहली स्टेज तो वो बीज वाली है जो ज़मीन के अंदर बिना उगे पड़े हैं। फिर बाद में ये 8-10 दिन का हो जाता है तो छोटा सीडलिंग पैदा हो जाता है, वो जी। बीज। एक वो स्टेज आती है। फिर तीसरी स्टेज आती है, इसके ऊपर फूल आने शुरू हो जाते हैं, जी। जो फूल आप देख रहे हो। जी डॉक्टर साहब। ये फ्लावरिंग स्टेज है इसको, क्योंकि इसका सफ़ेद फूल है। जी। इसके फूल का रंग, इसको हमारे हिंदुस्तान में सफ़ेद फुल्ली भी कहते हैं। जी डॉक्टर साहब। कांग्रेस ग्रास, जी। पाइथीनियम जो है नहीं, ये अलग अलग स्टेज के हैं पौधे। जी। जब ये फूल पकने को होता है तो उस टाइम ये स्टेज बन जाती है, 3 फुट करीबन ऊंचा चले जाता है धरती से, जी मैदान से। जी जब ये फिर पक जाएगा तो इसके स्वमेव 10-12 हज़ार बीज इसके ज़मीन में गिर जाएंगे। जी गिर जाएंगे जैसे ही इसको फिर और पौधा जो स्टेज ये जो है नहीं, अच्छा पानी पात मिला, खुराक मिली, जी। ये 4 फुट तक पौधा चला जाता है। जी डॉक्टर साहब। ये हमारे पौधों की भी जगह घेरता है, नुकसान भी पहुंचाता है, पर्यावरण की दृष्टि से नुकसान देता है। जी तो ऐसे के अंदर इस पौधे का अगर ये अगस्त महीने में जो कैंपेन चलाए सरकार, जी तो उस टाइम सारे भागीदारी से इसको निकाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी
जाग जाओ जब ही सवेरा। जी अब भी अगर जो कोई देर नहीं हुई, अगर जिसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, उन स्थानों पर हमारे उपयोगी पौधों को पनपने देते हैं, जी तो कीट है, रोग है, और पर्यावरण की दृष्टि से जो साफ सफाई हो जाएगी, जी तो वो एक अलग से महत्व होगा साहब। जी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात होगी, जी डॉक्टर जो हर साल जबलपुर यूनिवर्सिटी के माध्यम से अगस्त महीने में पहले सबसे पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह तक हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय भी एक कैंपेन चलाती है इसको उखाड़ने का। जी उसमें इनाम भी रखती है, जी जो अधिक से अधिक पौधे उखाड़ करके सूचना देगा उसको इनाम भी, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, सार्वजनिक सभा के अंदर उसको सम्मान मिलता है। जी। छोटा काम नहीं साहब, बहुत बड़ा है। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी बात कही कि इस काम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम आयोजित होते हैं। क्या साइंटिस्ट हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक कोई ऐसी गुणवत्ता, ऐसी शोध कार्य नहीं कर पाए कि इसका परमानेंट कोई इलाज कर पाए इस पर कांग्रेस घास का? सबसे पहले तो इसको मैकेनिकल मेथड, जो यांत्रिक विधि है, इसको उखाड़ना, पखाड़ना, फिर सुखा करके जला देना। जी। दूसरा ग्लाइफोसेट दवाई है, जी जो किसी भी पौधे को अगर ऊपर गिर जाए तो जला देती है, उसको मार देती है। जी डॉक्टर साहब। कई होते हैं सेलेक्टेड, जो जी। कुछ एक को मारते हैं, कई नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं। जी वो कोई भी आ गया जो खाड़ा नाला पर खड़ा होते हैं, जंगलात जगह में, खेत में, और पौधे भी मर जाएंगे उसके जी। छिड़काव से, वो किसी को बख्शती नहीं है। जी जी वैसे पौधे हैं हमारे पास, दवाइयाँ जी। हैं, हर्बिसाइड हैं, वीडिसाइड हैं। जी तो आपका कहना पूछना बोला सही है। जी अभी तक कोई ऐसा इंसेक्ट नहीं जो छोटा है, इसको नहीं, इसको खा जाए जी। और वो पनप जाए, जी और वो जो है नहीं लाभदायक, जैसे हमारे जो मीली बग है उसको एनासियस हो जाता है। जी जो हमारा यानी पहाड़ी क्षेत्र में एक पौधा होता है, और बहुत ज़्यादा लेंटाना कैमरा, जी। उस पर भी एक जीव छोड़ देते हैं, और जीव जो पनपता है उसको खा जाता है, तो जब उसका भोजन खत्म हो जाता है तो वो जीव भी खत्म हो जाता है, क्यों भोजन मिलेगा नहीं, और वो भी खत्म हो जाता है। एक बारी तो ये पौधा बढ़ता है, एक बारी वो जीव बढ़ता है। जी ऐसा तालमेल बन नहीं पाया जो हम जीव छोड़ दें, इसको ख़त्म कर दें। जी अच्छा प्रश्न है ये, बहुत अच्छा सटीक प्रश्न है। जी इसमें दवाई पानी का खर्चा भी मिट जाता है, जी और वो जीव इसको कंट्रोल कर ले तो एक्स्ट्रा एनर्जी भी नहीं लगानी पड़ती। जी डॉक्टर साहब, मेरा निवेदन, क्योंकि आप औषधीय पौधों के विशेषज्ञ हैं, मौसम के अनुसार जो ऋतुएं हैं भारतवर्ष में जो ऋतुओं अनुसार क्या क्या औषधीय पौधे हैं उनके थोड़े नाम बताते चलें, ताकि आम नागरिक अगर कोई घर में किचन गार्डनिंग करना चाहता है, औषधीय पौधे लगाना चाहता है, अपने घर में कोई औषधीय पौधे लगाकर अपना स्वयं का उपचार कर सकता है। और यदि कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खेती बड़े स्तर पर इस पर औषधीय पौधों की करना चाहता है, तो मौसम अनुसार, जो ऋतु अनुसार जो औषधीय पौधे हैं उनकी थोड़ा जानकारी देते चलें डॉक्टर साहब, ताकि जो लाखों दर्शक आपको चैनल के माध्यम से देखेंगे वो इसका फ़ायदा उठा पाएँ। जी डॉक्टर साहब। एक पौधे का नाम लेता हूँ, वो गुजरात की मुख्य फसल है जिसको हम इसबगोल कहते हैं। जी डॉक्टर साहब। इसबगोल हमारे हरियाणा में यहाँ अनुकूलित है, परंतु जब मार्च का टाइम आता है, होली फाग का टाइम, उस टाइम थोड़ी बहुत ही बरसात आ जाए, क्योंकि उस टाइम जो इसके गेहूं की तरह, जौ की तरह जो फड़ियाँ लगती हैं ऊपर, जी बालें आती हैं, उसमें दाना होता है, दाने पर से छिलका होता है, वो फूल जाता है मामूली से नमी होने से, जी तेज़ हवा चलने से उसकी बालियों में से वो दाना गिर जाता है। इसलिए उसको हम काश्त के लायक यूँ कहते नहीं है, सफल है, उसकी काश्त करके हमने देख रखी है, जी अच्छी पैदावार देता है। इसबगोल नंबर 1 जी। हमारी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की वैरायटी भी है। जी मुलट्टी यहाँ की औषधीय पौधा है, 3 साल का पौधा है, इसलिए कोई कोशिश नहीं करता कि यानी 3 साल तक कौन खेत में रखे। 10 फुट ये किसी पड़ोसी के खेत में भी चले जाते हैं, नीचे से नीचे। जी अश्वगंधा पौधा यानी ये लाभदायक पौधा है, ये हमारे अनुकूलित है। जी। इस साल मार्च महीने में अश्वगंधा के ऊपर हमारे कृषि महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में एक फंक्शन हुआ था। अश्वगंधा विविधीकरण के लिए बहुत ही अच्छा पौधा है, जी और इसको यूनिवर्सिटी ने लार्ज स्केल पर हर एक को जो इच्छुक किसान है उसको बीज देने की बातें, पौधे देने की बातें भी कही थी माननीय मुख्यमंत्री, हमारे वाइस चांसलर साहब, डीन डायरेक्टर्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, जी
वो सारे ही उपस्थित थे। जी जी और करीबन 1000 जो है नहीं करीबन दर्शक आए थे उस वक्त, महिलाएं भी थी, जेंट्स भी थे। जी। उन सभी के सामने ये हरियाणा सरकार का उद्देश्य भी है विविधीकरण के लिए। जी डॉक्टर साहब। हमारे यहाँ अलॉय वीरा जी जो सो ग्वार पट्टा कहते हैं, घी कुंवार कहते हैं, जी मुसव्वर कहते हैं जिसे, जी वो भी कामयाब है। अपने घर के अंदर आराम से लगाया जाता, पिछवाड़े में जगह पड़ी है। जी बाड़े बटोरों में जो महिलाएं गोबर था अपने जाया करती, अपने हाथ धोने के लिए उस मटके में पानी होता था, जी उसी पानी को इस एलोवेरा लगाए हुए पौधे में डाल देती थी। इसको खास कोई खाद पानी की विशेष ज़रूरत नहीं होती थी। जी। और ये पौधा ऐसा है चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमेशा हरा भरा रहता है। जी एक पौधे से 8-10 फांके एकदम तैयार हो जाती हैं। जी। हमारे बुजुर्गों के लिए, जो हमारे बूढ़े 60 साल से ज़्यादा महिलाएं हैं चाहे वो मनुष्य है, जी उनके बायबादी को दूर करने के लिए सर्दियों के टाइम में जी हलवा बनाओ चाहे कसार बनाओ, जी इसका विशेष रूप में बनता था हर घर में। जी वो हम छोड़ गए। लाभदायक पौधा है, गमले में भी लगाया जा सकता है, पिछवाड़े में भी लगाया जाता है, आंगनवाड़ी रूप में भी और सब्जियों के साथ में भी इसको लगाया जा सकता है। जी। कोई हानिकारक नहीं है। जी ज़मीन में साल्ट नहीं होने चाहिए, नमकीन पानी नहीं होना चाहिए, जी अनुकूलित है। जी और आंवला। आंवला जो है नहीं पेड़ जाएगा ऊंचा सा ऊंचा, जी। वो हो सकता है उसकी छाया में। और पौधे नीचे रिज बना के डोलियाँ बना के लगाई जा सकती है, जी जो और नीचे सब्जियों की फसलें भी ली जा सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। जैसे पालक की ली जा सकती, धनिया है, कोई लहसुन है, प्याज लगाए जा सकते हैं। जी जी और क्योंकि मिट्टी है वो और पानी की व्यवस्था, ये बहुत दोनों ज़रूरी हैं। जी। और जो प्रयोग करने वाला उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, जी तब ये चीज़ें चलती हैं। लार्ज स्केल में लगाना हो तो चलेंगी साहब। जी डॉक्टर साहब, आपने अनेकों पौधों के नाम बताए, औषधीय पौधे जिनको आम व्यक्ति अपने घरों में भी पैदावार कर सकता है और लार्ज स्केल पर भी इस काम को किया जा सकता है। क्या औषधीय पौधों की मार्केट और कोई मंडियां ऐसी हैं अवेलेबल जो लार्ज स्केल पर खेती करने वाले किसान हैं उनको मंडियां मिल जाए, मार्केट मिल जाए और उचित दाम मिल जाए, ताकि वो इस औषधीय खेती की तरफ बढ़ चढ़कर भाग ले इसके? दिल्ली के अंदर जो है अखबार भी छपता है और वहाँ इसकी दुकानें हैं लेने के लिए। हर एक किसानों को पत्रिकाओं के माध्यम से और वो सूचित करते रहते हैं। और मनासा, मंदसौर, नीमच वगैरह जो मंडियां हैं जी। वे अपना रेट भी लिखती हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का भी वर्णन करती है कि हमारे यहाँ कोई लाएगा तो इतना खर्चा पानी लग जाएगा। जी। जाते जाते हाथों हाथों बिक जाता है, वहाँ कोई अड़ीकना भी नहीं पड़ता। और ये अच्छा बन सकता है व्यवसाय, किसानों के लिए आय का साधन भी बन सकता है। और किसान इसको घर में भी प्रयोग करना चाहे तो प्रयोग कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, शतावर जो है ना, शतावर एक पौधा है, उसकी भी काश्त की जा सकती है। और एलोवेरा का तो क्योंकि इधर नज़दीक हरिद्वार पड़ता है, उधर कई फार्मेसी हैं जी उनको पहाड़ से मिल जाता जो एलोवेरा है। अगर वो सस्ता मिल जाता, यहाँ किसान लगाए ना तो दिक्कत पड़ती, उसको भाव नहीं मिलता, इसलिए चुक जी। है। बिक्री जब तक ना हो जाए घर में प्रयोग कर नहीं सकते इनका। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारियाँ दी। हरियाणा की पृष्ठभूमि और वायुमंडल और एनवायरनमेंट के अनुसार क्या क्या वो औषधीय पौधे हैं जो वास्तव में किसानों के लिए आय का उचित माध्यम बन सकती हैं? मैंने जिक्र कर भी दिया है। जी जी अश्वगंधा जो है ना उसमें भविष्य है। जी और क्योंकि इसकी तो मार्केट बनने जा रही है जी और सरकार ने भी डिक्लेयर कर दिया कि हम प्रोवाइड करेंगे। जी जैसे अरंड है, जी अरंड लोगों ने लगाया और बहुत अच्छा उपज दे रहा है, कैस्ट्रॉल वगैरह में लुब्रिकेंट रूप में जी। बहुत काम आता है। जी तो ये ऐसे उसकी मंडी स्थापित होगी, ऐसे इन चीज़ों की मंडी भी स्थापित हो जाएगी। जी। अनुभव करते हैं हम, क्योंकि हमारे नज़दीक
जो गुजरात पड़ता है जी वहाँ मनासा, वहाँ जो है नहीं मंडी महसाणा वगैरह में इसबगोल का इतना बड़ा सेंटर है, जी। सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेंटर है हमारे कंट्री का। जी जी तो वो वहाँ नज़दीक है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। अगर जो कोई किसी की होती है तो वहाँ भी ले जाया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब। हमारे नज़दीक यहाँ जैसे नौर भादरा की अरंड के लिए मंडियाँ हैं, जी ऐसे मूंगफली वगैरह के लिए है खूब। जी ऐसे इन चीज़ों की भी धीरे धीरे आ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, वैसे इनका भी भविष्य पॉजिटिव लगता है। जी डॉक्टर साहब, जाते जाते जो लाखों दर्शक आपको चैनल के माध्यम से देखेंगे, जो सरकारों ने हर जिला मुख्यालय पर हर्बल पार्क बनाए हुए हैं, उनकी ठीक से देखभाल हो, वहाँ और क्या नया विस्तार किया जा सकता है? क्या इस हर्बल पार्क की व्यवस्था को गांव स्तर पर पंचायती जो ज़मीनें हैं जिन पर अवैध कब्जे हैं या जिनकी बिना देखभाल वो ज़मीनें सुनसान पड़ी हैं, क्या वो अच्छा आय का साधन नहीं बन सकती? बतौर विशेषज्ञ आपके व्यूज़ सरकार तक भी जाने चाहिए और आम नागरिक तक भी जाने चाहिए। जी डॉक्टर साहब। ये बात आज से 8-10 साल पहले फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरे से यही बात पूछी गई थी, और सिर्फ देख रेख की कमी से और जो मशीनरी है ना, जो हर्बल गार्डन के लिए गांव भी इच्छुक हो गए थे देने के लिए, ज़मीन भी देख रेख के लिए बोले देख रेख भी कर लेंगे, जी। परंतु कोई मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण उन्होंने कदम पीछे रख दिए। जी। अब भी वो ज़मीनें तैयार हैं, जी। लगवाने के लिए इच्छुक है किसान। जी। डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से लोगों को एक साधन भी मिल जाएगा काम करने का, जानकारी भी हो जाएगी। स्कूलों में भी इच्छुक है छोटी छोटी क्यारियाँ लगा करके। जी। अब तो कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर ऐसी मिट्टी जांच पानी परखने वाली जो हमारी लैब्स बन गई है, परीक्षण प्रयोगशालाएं बन गई जी। है, तो इनकी तरफ भी इच्छुक होकर के क्यारी, 2 क्यारी में जो पौधा चल सकता है ज़्यादा लार्ज स्केल में, तो ऐसे इच्छुक हैं जी संस्थान हमारे। वहाँ यानी कार्य करने वाले यानी करता भी हैं, वहाँ काम करने वाले। जी। वो 1-1, 2-2 घंटा लगा भी सकते हैं देख रेख के लिए। जी। बाउंड्री भी है, पानी का भी साधन है उनके पास में। जी। और बच्चों को सीखने सिखाने के लिए, बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए, जो कृषि महाविद्यालय में जैसे बच्चों को क्यारियाँ बनाना है, पानी देना है, सारी विधियाँ सिखाते हैं, जी। ऐसे उन स्कूलों में भी, कॉलेजों में बनाने लग गए हैं बच्चे। जी और उनके मार्क्स होते हैं बाकायदा, और उनको प्रेरणा भी दी जाती है। जी अच्छा प्रयास है साहब, ये भी अगर ऐसा हो जाए तो। जी डॉक्टर साहब, आपका लगभग मुझे लगता है 70 वर्ष से ऊपर की आयु हो गई होगी। आपका अनुभव औषधीय पौधों का है। क्या बतौर औषधीय विशेषज्ञ क्या आपका सपना बतौर विशेषज्ञ कि भारत को किस भूमिका में आप औषधीय क्षेत्र में आप देखना चाहते हैं? शायद आपके इस सपने को आने वाली पीढ़ी के नवयुवक, कोई नए साइंटिस्ट इस भूमिका को फलीभूत कर पाएँ। डॉक्टर साहब, ये बात कहने सुनने से पहले हिमाचल प्रदेश में नौणी जगह, नौणी, वहाँ यूनिवर्सिटी है, YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। जी। वहाँ का अगर जो आप वो म्यूज़ियम देख लो जी तो शायद इस नज़दीक कोई नहीं है स्थान जी ऐसा। जबलपुर यूनिवर्सिटी पड़ती है मध्य प्रदेश के अंदर, जी वो स्थान 400 एकड़ में से ज़्यादा उनके पास में एरिया है, और वहाँ औषधीय पौधे लगाते हैं। जी ऐसे बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ सारों ने हर्बल पार्क ये लगाने की कोशिश की है। जी। उनको किया जाए संकलन उनका जी। कि कौन सा बेस्ट पौधा चल सकता हमारे यहाँ, जी। उससे वैरायटी भी विकसित की जा सकती है। जी तो बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। ये एक नई आशा, नई किरण होगी, जी परंतु देखना ज़रूरी है, लिटरेचर को स्कैन करना ज़रूरी है सबसे पहले। लिटरेचर को पता लग जाएगा तो आदमी फिर उसमें कोई कमी रहती ना, जी। वो नहीं रहेगी। फिर बढ़वार की तरफ हो, आगे से आगे लहर चलती है ना समुद्र के अंदर, ऐसे आगे से आगे बढ़ना रहेगा किनारा ढूंढने के लिए, जैसे लहर चलती है। जी। ऐसे हमारे जो वैज्ञानिक इसमें कार्यरत होंगे, जो भी इसमें भागीदार होगा वर्कर, वो आगे से आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे। जी
डॉक्टर साहब, जाते जाते जो लाखों दर्शक हैं उनको जीवन में सफलता का मूल मंत्र देते चलें, क्योंकि अगर इंटरव्यू के दौरान आपसे ये मूल मंत्र मर्म ना पूछें तो कुछ इंटरव्यू निरस रहता है। आपके अनुभव का फ़ायदा लाखों लोग उठा पाएंगे। क्योंकि जो 5-5 साल आयुर्वेद का अध्ययन कर जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं और प्रैक्टिकल कई बच्चों को ज्ञान नहीं मिल पाता, वो चीज़ें औषधीय पौधे उत्पन्न करके और अपने ही गांव में अपने ही देख रेख के अंदर जैसे तैयार होने लग जाएंगे तो बच्चों का और फर्म डिसीजन हो जाएगा, फर्म फूटिंग हो जाएगी। जी। वे शुरुआत में जैसे एग्रीकल्चर का बच्चा पैदा हुआ, खेत के अंदर पैदा हुआ, वो शुरू से ही इतना जानकार होता है जी। कि जो बच्चा शहर का होता है उसको नहीं मूलभूत बातों का पता होता। जी। वो जो अर्बल गार्डन मेंटेन करना सीख जाएगा, जी। डे टू डे इंटरेक्शन हो जाएगी, जी। वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ में ऊंचा निकल सकता है। जी ये मेरा मानना है। जी। चलिए डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर ऐसे अनुभवी हमारे सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर OP नेहरा जी का सानिध्य हमारे को मिला, उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और निश्चित तौर पर इनके दृढ़ संकल्प को आप देखिए, समझिए किस प्रकार से हिसार से बाई बस आम जनता को जागरूक करने के लिए, औषधीय पौधों के विषय पर लेक्चर देने के लिए निरंतर इस उम्र के इस पड़ाव में भी आज एक युवा जैसा एक जोश नज़र आता है। इससे सरकारों को, युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए और सरकार को एक दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि औषधीय पौधों की जो आपने हर्बल पार्क हर जिला मुख्यालय पर तो बना दिए, उनका विस्तारीकरण होना चाहिए, उनको ग्राम स्तर पर ले जाना अति आवश्यक है। जहां पंचायती ज़मीनें हैं जिनसे जो अभी कोई आय का साधन नहीं है, वो पंचायतों के लिए एक निश्चित तौर पर एक अच्छा आय का साधन हो सकती हैं। उन बंजर ज़मीनों को आप हरी भूरी भूमि के रूप में और जो औषधीय पौधों के रूप में, हर्बल पार्क के रूप में विकसित कर सरकार और पंचायतें अपने आय का साधन विकसित कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गीला खेड़ा गांव फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चौधरी प्रहलाद सिंह जी वहाँ के इफ़को के अंदर बहुत बड़े पद पर रहे हैं जी। उस गांव ने कहा था कि डॉक्टर साहब आपको 500 एकड़ दे देंगे अगर जो हमारे यहाँ इस कार्य को स्टार्ट कर दो तो। जी। थोड़ा सा कहीं कमी रहेगी, इस वजह से वे गांव अब भी इच्छुक है। जी। ऐसे और भी गांव इच्छुक है जो यानी जहाँ ये ना पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे रवि। जी डॉक्टर साहब। तो वो वाली बातें भी सुदृढ़ है साहब। जी। आपके माध्यम से आपने तो और भी जागृत कर दिया, जगा सोयों को जगा दिया आपने। जी। एक ललक जगा दी आपने। जी जी जी। दर्शकों और सरकार से मेरी विनम्र प्रार्थना, जिस प्रकार से डॉक्टर OP नेहरा जी से जिस प्रकार का तेज, ओजस्वी और जो जज्बा इनका नजर आता है, इन्होंने गांव का नाम दिया, वो गांव के ग्रामीण 500 एकड़ भूमि हर्बल पार्क के लिए देने के लिए तैयार हैं। निश्चित तौर पर सरकार को एक कदम पहल करते हुए उस गांव को अपने हाथों में लेना चाहिए, उस काम को विस्तारीकरण की तरफ बढ़ाना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो बिंदु डॉक्टर साहब ने बताया कि मंडियों की कमी की वजह से इस विषय को और गंभीरता से नहीं लिया जा सका, सरकार को और साइंटिस्टों को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश जो हरी की भूमि है, वो एक औषधीय पौधों की जननी भी और एक कर्म भूमि भी हो सकता है। इस पर एक विचार करते चलिए, देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।